हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह सीसी विद प्रयागी से। दोस्तों, पीछे वीडियो में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखा था। आज आइए एक महत्वपूर्ण चैप्टर, एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक काल के बारे में देखते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चलता है। चलिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वैदिक काल के स्रोत कौन कौन से हैं, आर्यों का निवास, फिर यहाँ के सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक व्यवस्था तथा रीजनल धर्म की व्यवस्था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्रोत देखते हैं। स्रोत जो वैदिक काल का स्रोत है वो वेद है। वेद जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद है। ऋग्वेद में कर्मकांड तथा कर्म मार्ग की व्याख्या की गई है। वेद को फिर 3 भागों में बांटा गया। ब्राह्मण जिसमें 2 हैं, इसमें कर्मकांड का विस्तार किया गया। फिर अरण्यक जिसको जंगल कहा जाता है, इसमें कर्म मार्ग का विस्तार है। फिर उपनिषद जिसकी संख्या 108 है, इसमें कर्मकांड की नहीं लेकिन कर्मकांड की व्याख्या की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विधि जिसे वेद कहते हैं, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। यह यूपीपीसीएस में पूछा था कि वेद का क्या अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। श्रुति, सुनकर याद करने वाले को श्रुति कहते हैं, जो वेद है। संहिता, श्लोक में लिखा जाना संहिता कहलाता है। चलिए हम लोग ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। ऋग्वेद जिसमें 10 मंडल हैं, 10 मंडल में जो 2 से 7 मंडल तक है, यहाँ से और यहाँ तक, यह पुराना मंडल है जिसे गोत्र मंडल भी कहते हैं। इसको सबसे पहले रचा गया। फिर बाद में पहला मंडल, 8वां, 9वां तथा 10वां मंडल रचित किया गया। इसमें हम देख लेते हैं। पहले पुराना मंडल हम लोग देखते हैं। इसके रचयिता दूसरे मंडल के वो गृहस्मद है, जिनका मुख्य विस्तार कृषि पर है। तीसरा मंडल है वह विश्वामित्र लिखेंगे, जिन्हें गायत्री मंत्र यहाँ पर लिखा गया है। चौथा है वामदेव, जो कृषि की व्यापक जानकारी इससे मिलती है। फिर 5वां मंडल अत्रि ने लिखा था, इसमें अग्नि और घोड़े की जानकारी मिलती है। फिर 6वां मंडल भारद्वाज ने लिखा था, जिसमें यूपिया की, हड़प्पा की जानकारी मिलती है। फिर 7वां मंडल वशिष्ठ ने लिखा था, जिसमें 10 राज्य युद्ध के बारे में जानकारी होती है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 राज्य युद्ध की जानकारी किस मंडल में मिलता है? वह है 7वें मंडल में। यह रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 8वां मंडल अनार्य, 9वां मंडल सोम तथा 10वें मंडल में एकेश्वरवाद तथा बहुदेववाद की चर्चा हुई है। इसमें ही कहा गया है एकम विप्र बहुता वदंती। इसमें ही वसुधैव कुटुंबकम की धारणा दी गई है। अर्थात इसी समय भारतीय ने समस्त विश्व को एक वैश्विक गांव के रूप में प्रदर्शित किया था। विवाह सूक्त में सरस्वती वंदना इसी में है। श्लोक पुरुष सूक्त 4 वर्णों में विभाजित था। 4 वर्ण, इसी में 4 वर्णों की प्रथा जो मिलती है वो 10वें मंडल में हम लोग को मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं आर्यों का निवास। आर्य कहाँ से आए थे, आर्यों का निवास कहाँ से था। चलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो लेखक हैं उनका हम लोग ओपिनियन देखते हैं। पेनका कहते हैं कि ये जर्मनी से आए हुए हैं। गर्ल्स डेन्यूब घाटी से इन्होंने माना है। बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक क्षेत्र से इनको माना है। दयानंद सरस्वती इनको तिब्बत से आते हुए माना है। अविनाश चंद्र दास यह सप्त संध प्रदेश से माना है। भगवान दास डिडवानी ये कहें कि आर्य इंडिया के ही थे। मैक्स मूलर जिनको सर्वाधिक मान्यता मिली है, इन्होंने कहा था कि यह मध्य एशिया से है। मध्य एशिया से डायरेक्ट ये ईरान है, ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से भारत तथा इसमें सप्त संध प्रदेश में निवास करने लगे। इसमें कुछ नदियों के नाम हैं जो यह वर्तमान की नदियां हैं तथा यह वैदिक सभ्यता में इनके नाम अलग अलग थे। जैसे इंडस, वैदिक काल में इनको सिंध कहा जाता था। झेलम इनको वितास्ता कहा जाता है। चेनाब को आस्किनी कहा जाता था। रावी परुषणी कहा जाता था। व्यास विपाशा
सतलज शतुद्री कहा जाता है, सरस्वती को सुरसती कहा जाता था। यह क्वेश्चन कभी कभी मिलान करने के लिए पूछ दिया जाता है कि वर्तमान की नदियाँ और वैदिक काल की नदियों में कौन कौन सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब आर्य के बारे में हम लोग देखते हैं। आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। यह क्वेश्चन एक बार पूछा था, आर्य का क्या मतलब होता है, तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य वह लोग थे जो लगभग 1500 ईसा पूर्व के पहले आज से पश्चिमी एशिया, पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया, ईरान, भारत आदि क्षेत्रों में बसे हुए हैं तथा ये सभी लोग एक जैसी भाषा बोलते हैं। ऋग्वेद तथा ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था में, ईरानी ग्रंथ जो जिंद अवस्था में, उनमें एक जैसी बहुत सारे भाषा जैसे जंतुओं की भाषा, पादपों, रक्त संबंध देवी देवताओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे मातृ को इंग्लिश में मदर कहते हैं तथा ईरानी अवस्था में मैटर कहा गया है। इसी तरह इसके अतिरिक्त वर्तमान में पुरातात्विक उत्खनन से एवं एशिया माइनर जो तुर्की की है तथा इराक के अभिलेखों द्वारा यह प्रमाणित होता है कि आर्य भारत आने से पहले एक विशाल क्षेत्र के निवासी थे जिनका मूल जड़ें आंद्रोनोव संस्कृत की से थी जो वर्तमान में कजाकिस्तान मध्य एशिया में देखी जा सकती है। देख लेते आर्यों की पहचान कैसे की गई थी। आर्यों की पहचान कैसे होती है, इसमें ये घोड़े का प्रयोग करते थे, इसमें युद्ध रथों का प्रयोग करते थे। यह आर्य तीली वाले पहिए का प्रयोग करते थे जो पूरा पाषाणी काल या जो पाषाण काल के थे रथ, उसमें बस चक्का होता था, इसमें तीली का प्रयोग नहीं होता था। जो आर्य थे, आर्यों के घोड़े में तीली का प्रयोग हुआ था। यह दाह संस्कार अपनाए थे, यज्ञ वेदों का प्रयोग करते थे, स्वास्तिक का यह प्रयोग करते थे तथा महत्वपूर्ण सोम रस का प्रयोग करते या शराब को जिसको आर्यों ने सोम रस कहा, इसका प्रयोग करते थे। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग वैदिक काल। वैदिक काल को 1500 से 600 बीसी में तक 1500 बीसी से 600 बीसी के काल को वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल को पढ़ने की सुविधा से दो भागों में बांट दिया गया है। ऋग वैदिक काल जिसे प्रारंभिक वैदिक काल भी कहते हैं, इसकी जो तिथि है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 बीसी इसकी टाइम पीरियड है। इसका स्रोत है ऋग्वेद जो दूसरे से 7वें मंडल है, वह ऋग्वेद की काल है। फिर उत्तर वैदिक काल का जो स्रोत है वही ऋग्वेद में एक पहला मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल तथा सामवेद, अधुर्वेद, अथर्ववेद, फिर ब्राह्मण, अरण्यक इत्यादि। चलिए इसका भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं हम लोग। उत्तर में हिमालय से दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक, पश्चिमी भाग में अफगानिस्तान से पूर्वी भाग में वेस्ट बैंक या अफगंगा तक। इसका फिर उत्तरी वैदिक काल का क्षेत्र विस्तार देख लेते हैं हम लोग। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक तथा पूर्व में पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक इसका विस्तार है। इनका सामाजिक जीवन देख लेते हैं। ऋग्वैदिक समाज का यह पितृ सत्तात्मक थी, इसमें पुरुष प्रधान समाज था। इसमें महिलाओं का जो अधिकार था, उस महिलाओं की जो स्थिति थी वो सम्मानजनक थी। इसमें महिलाओं का अधिकार में था, वो संपत्ति नहीं रख सकती थी, गांव की मुखिया नहीं हो सकती थी। इसमें शिक्षा का अधिकार था, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त थे, लेकिन सिर्फ मत देने का अधिकार प्राप्त था इन लोगों को। सबसे महत्वपूर्ण जीवन साथी चुनने का अधिकार वैदिक काल के लोगों को मालूम था, ऋग्वैदिक काल के लोगों को। फिर इसमें देख लेते हैं, इसमें सती प्रथा नहीं थी। इस टाइम सती प्रथा नहीं थी, विधवा पुनर्विवाह हो सकता था, पर्दा प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं था, दहेज प्रथा नहीं थी, नियोग प्रथा नहीं थी। अर्थात बहुत सारी कुरीतियाँ इस ऋग्वैदिक काल में नहीं थी। समानता एकल विवाह का प्रचलन था, लेकिन बहु विवाह भी होते थे तथा अपवाद स्वरूप बहुपति विवाह के भी प्रमाण मिलते हैं। संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। इसमें हम लोग उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन देख लेते हैं। यह भी काल पितृ सत्तात्मक था। राजनीतिक अधिकारों को छोड़कर सभी अधिकार इस काल में भी प्राप्त हुए थे।
आगे नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुई। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ण व्यवस्था किस काल की ख्याति है, क्या किस काल में आया था? तो वह है ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल में आया था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र को बांट दिया गया, जिसमें गोत्र की व्यवस्था की गई, आश्रम व्यवस्था की गई। आश्रम व्यवस्था कहा गया जिसमें जीवन के 4 चरण होते हैं। ब्राह्मण, आश्रम व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा इनका दोबारा जन्म होता है। जिसमें आश्रम व्यवस्था की गई, जिसमें जीवन के 4 चरण होते हैं। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के फिर इनको दोबारा जन्म मिलता है। जो 4 जीवन के चरण हो उनको इस प्रकार दर्शाया गया है। ब्रह्मचर्य जीवन या शिक्षा प्राप्त करना, यह 11 से 25 साल तक होता था। गृहस्थ जीवन, पुत्र प्राप्ति, यह 26 से 50 साल तक। वानप्रस्थ, ध्यान लगाना, 51 से 75 साल तथा सन्यासी 76 से 100 साल के बीच में सन्यासी लोग बनते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इन लोगों के राजनीतिक जीवन देखते हैं। ऋग्वैदिक राजनीति मूलतः सरदार तंत्रात्मक थी। कबीले के मुखिया या सरदार ही राजनीति का प्रमुख व्यक्ति होता था, लेकिन उसे अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए सभा और समिति पर निर्भर रहना पड़ता था। अर्थात इस समय प्रजातंत्र के तत्व दिखाई देते हैं। साथ ही राजा और प्रजा में स्पष्ट भेद नहीं था तथा राजा के पास राजस्व संग्रह का भी नियमित अधिकार नहीं था। लेकिन बलि का उल्लेख मिलता है। बलि मतलब उपहार का उल्लेख मिलता है। अभी भी नियमित रूप से सेना का विकास नहीं हुआ था। यहाँ पे देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल में। इस काल की राजनीति सरदार तंत्रात्मक थी, लेकिन इस काल में राजा और प्रजा के भेद में स्पष्ट अंतर हो गया था। या राजा और प्रजा के बीच मतभेद नहीं, भेद हो गया था कि राजा राजा होता है और प्रजा होता है। इस समय पुरोहित वर्ग के द्वारा राजा की हैसियत की वृद्धि की गई, जिसमें राजसूय यज्ञ करवाकर अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ आदि संपन्न किए जाते थे। इस समय राजत्व में देवत्व का आरोपण हो गया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टाइम पीरियड में राजा को देवों के समान माना जाने लगा? वो है उत्तर वैदिक काल में। राजा का पद शक्तिशाली होने से ऋग्वैदिक कालीन प्रजातंत्रीय संस्थाएं कमजोर हो गईं। चलिए देखते हैं आगे। ऋग्वेद में 4 प्रकार के प्रजातांत्रिक परिषदों का गठन का उल्लेख मिलता है। सभा, यह वृद्धजन का संगठन था। समिति, कबीले का प्रत्येक व्यक्ति इसका सदस्य था। जैसे पंचायत, फिलहाल में ग्राम पंचायत होती है। गण तथा विद्वत, यह 2 संगठन परिषद के हिस्से थी, लेकिन इससे स्पष्ट स्वरूप का पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों के अनुसार विद्वत सैनिक परिषद थी। अर्थव्यवस्था हम लोग इन लोगों को देख लेते हैं। पशुपालन, ऋग्वैदिक काल में शुरुआत में प्राथमिक अर्थव्यवस्था, अर्थात जिसके पास ज़्यादा पशु होते थे उसको मतलब ज़्यादा वैल्यू मिलता था, या वह उसकी हैसियत का पता चलता था पशुपालन से। द्वितीय स्थान पर कृषि थी। पशुपालक, जिसमें पशु जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी उसको गोपति कहा जाता था, जो अस्थायी होता था। लेकिन 1000 BC में, जो उत्तर वैदिक काल में, वहाँ लोहा का आविष्कार हो जाने के कारण, जो अतरंजी खेड़ा में हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोहा का आविष्कार कहाँ माना जाता है? वो अतरंजी खेड़ा, जिससे कृषि होने लगी, जिसमें भूमि लिया जाने लगा। भूमि के स्वामी को भूपति कहा जाता था, जो स्थायी बन गई थी तथा यह अनुवांशिक हो गया था। इसमें पशुपालन द्वितीय रूप में चला गया था, या दूसरी स्थान प्राप्त कर ली थी। इस समय की व्यवस्था शुरुआत हुई तथा संग्रहित तथा भागदूत नामक राजस्व अधिकारियों का उल्लेख प्राप्त होता है। इसमें यह राजस्व अधिकारी यहाँ पे राजस्व वसूलते थे। इनकी धर्म देख लेते हैं। धर्म प्रकृति पर यह विश्वास करते थे। उत्तर वैदिक कालीन भी लोग भी प्रकृति पर विश्वास करते। यज्ञ तथा बलि की प्रथा थी, यहाँ भी थी। मूर्ति पूजा नहीं थी, यहाँ भी नहीं थी।
33 देवताओं का संकलन मिलता है, यहाँ भी 33 देवताओं का संकलन मिलता है। इंद्र जिसको 250 श्लोक लिखे थे, इसको मुख्य देवता माना गया है। पुरंदर तथा सोमापा, इनमें प्रजापति ब्रह्मा को कहा जाता है जो जन्म देने वाले हैं। विष्णु जिनको संसार चलाना होता है। पूषण जो महेश है, उनका काम है विनाश करना है, जो भगवान शिव हैं। पशु तथा शूद्रों के देवता पूषण थे या महेश, जिनको शिव कहा जाता है वर्तमान में। नेक्स्ट देख लेते हैं अग्नि के बारे में। यहाँ पे देख लेते हैं, पहले उत्तर वैदिक काल को ख़त्म कर लेते हैं। इसी समय त्रिदेव की संकल्पना पहली बार आया। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि त्रिदेव की संकल्पना कब आई थी। वो आई थी उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में अग्नि जो जिसमें 200 श्लोक हैं, इसको उनको मध्यस्थ की भूमिका थी जो पुरोहित करते थे। वरुण जिसमें 30 श्लोक है, यह नैतिकता के देवता थे तथा पानी के देवता भी वरुण थे। चलिए ये देख लेते हैं। ऋग्वेद जो जिसमें स्रोत तथा प्रार्थनाएं लिखी हैं। यजुर्वेद जिसमें स्रोत तथा कर्मकांड लिखे हैं। सामवेद संगीतमय स्रोत है इसको। अथर्ववेद जिसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का उल्लेख मिलता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है तंत्र मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, वह अथर्ववेद। दोस्तों हम लोगों ने वैदिक काल के बारे में देख लिया है। चलिए नेक्स्ट किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।